इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 पाठ 2 भारत का भौगोलिक स्वरूप भाग 3, जिसमें पढ़ेंगे हम प्रद्वीपीय पठार के बारे में। यहाँ से हम पढ़ेंगे प्रद्वीपीय पठार और भी कुछ टॉपिक हैं। प्रद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति, मेज क्या, टेबल जैसा, टेबल को मेज बोलते हैं। तो मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नीय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। अब देखो यहाँ पर है पठार। पठार की जब बात कर रहे हैं एकदम टेबल जैसा दिखाई देता है, चरखुट्टा होता है बड़ा सा, एकदम ऊंचाई कम होता है, टेबल का भी ऊंचाई कम होता है। ये क्रिस्टल समझते हो ना, क्रिस्टल एक धातु है जो हम केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। क्रिस्टल से आपको, आप आम भाषा में समझो तो बहुत सारे खदान जो है पहाड़ी से ही, लोहा का खदान, नमक का खदान, यूरेनियम खदान, कोयला का खदान, ये सब पठारी एरिया से तो आता है ना, दूसरे एरिया से थोड़ी आता है। अग्नीय का मतलब एक ही होता है ज्वालामुखी। आशा है कि ज्वालामुखी के ठंडा हो जाने के वजह से ये बना है तथा रूपांतरित शैलों से बना है। समझो कभी भूकंप आया तो एक तरफ का धस गया और दूसरे तरफ से उठ गया, तो उस तरह से हो जाता है अचानक प्रकट कुछ पहाड़े हो जाते हैं। बहुत सारे आप भी कहानियों में सुने होंगे, चाहे आए दिन भी ऐसे सुनने को मिलता है कि जमीन से भगवान की मूर्ति सामने आ गई, जमीन से देखते देखते भगवान की मूर्ति सामने निकल गई, वहां पे मंदिर बन गया। वैसा ही कुछ ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है अपवाह मतलब क्या, एक भावना, एक गलत बातों को फैला दिया गया। अपवाह के कारण बना तथा यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है, क्योंकि हम अफवाह फैला दिए ना कि ये गोंडवाना भूमि के टूटने से बना है। अब देखो अलग, इधर का एक भूमि, इधर का भूमि, दोनों आके आपस में टकरा गया, हीट पैदा हुआ। हीट पैदा होने की वजह से वहां पर टीले निकल गए। आम भाषा में समझाऊं तो सिर पे कभी चोट लगता है तो देखते हो वहां से टीला निकल आता है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा दिन में पचक जाएगा, अंदर चला जाएगा, लेकिन पृथ्वी का टीला खत्म नहीं होता है, वो वैसा ही को वैसा ही रह जाता है। तो आशा किया जाता है कि वैसे ही वो बना होगा। हम बचपन में ऐसे बहुत सारे कहानियों को सुन चुके हैं जो पहाड़ निकलने और झुक, एक तो कहावत है कि एक ऋषि से आग्रह किया गया, विंध्याचल पर्वत एक बार अपने घमंड में आकर सूर्य को ढकने चला गया था, जिसके वजह से एक महर्षि ने वहां पर गए और उसे अपने पैरों से दबाकर ये बोला कि तुम जब तक मैं आ नहीं जाता तब तक तुम सिर झुका कर रखो। और उसी का आज्ञा का पालन करते हुए विंध्याचल पर्वत आज भी वहां पर टिका हुआ है। ये कहानी सुने हैं, हम भी बचपन में सुने हैं, और ऐसे पुराणों में भी मिल जाता है, ग्रंथों में भी मिल जाता है, धार्मिक ग्रंथ में। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। अब देखो पठारी एरिया में चौड़ी, ये तो मानते हैं चौड़ा पहाड़ी है। छिछली का मतलब होता है कहीं से पानी निकल आया तो वहां पर एकदम चिकनाहट हो जाता है, मतलब एकदम बिछलने लायक। और गोलाकार, बहुत सारा पहाड़ देखोगे कि गोल होगा, लगता है कि वो आलू का बॉयल हुआ अंडा है, मतलब आलू बॉयल रखा गया है, वैसा ही एकदम गोल सा दिखता है, आलू जैसा, टमाटर जैसा, वैसे ही पहाड़ी है। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भाग जो बीच के मध्य वाला भाग होता है, और ढक्कन का पठार। ये मध्य उच्च भाग मतलब मध्य प्रदेश का पठार, और ढक्कन मतलब हैदराबाद का पठार, ठीक है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, जिसे बोलते हैं मध्य उच्च भूमि, मतलब ये मध्य प्रदेश में पठार आता है। और ढक्कन का पठार आपको आ जाएगा हैदराबाद में। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में
सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। पश्चिमी में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा बलुई मतलब उधर से राजस्थानी एरिया का जो मरुस्थल है रेगिस्तान, बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाता है। आज भी जो भी राजस्थान के एरिया है ना, बलुवट एरिया जिसको रेगिस्तान बोलते हैं, रेगिस्तान के नीचे पहाड़ है, मिट्टी नहीं है, नीचे पहाड़ है। क्यों? वो मिट्टी गर्मी के वजह से इतना कठोर हो गया है कि वो पहाड़ हो गया है, मतलब एक तरह से एकदम पत्थर जैसा हो गया है। ठीक है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केनन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। नहीं समझे? इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां जिसको बोलते हैं चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा तथा केन नदी, ये दक्षिण से पश्चिम बहता है। दक्षिण से किधर? हैदराबाद से चले जाओ तो आप पश्चिम में उधर राजस्थान की तरफ चला जाता है, पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां जो है चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा तथा केनन दक्षिण पश्चिम से मतलब दक्षिण और पश्चिम से उत्तर और पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र, ये देखो प्रद्वीपीय पठार, ये पानी दिख रहा है पहाड़ को काट कर किस तरह निकल रहा है, वैसे बहुत सारा इलाका होगा इस पठार में। तो इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है कि दक्षिण और पश्चिम से उत्तर और पूर्व का भाग ढलाव वाला है, उसी को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि जो है बीच का मध्य प्रदेश वाला भूमि है, पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण पतला है। किधर है? पूर्व की तरफ पतला है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड का इतिहास भी बहुत ज्यादा है। इतिहास में ये सब पढ़ने को मिलेगा, इसका इतिहास। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। और जो आप पूर्व में चले जाओ उसके, तो इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा, वहां पर दामोदर नदी है, उसके द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है, जिसको छोटा नागपुर भी कभी कभी कहते हैं लोग उधर के। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है और दक्षिण का जो पठार है एक त्रिभुज जैसा वो भूभाग का इलाका है, एकदम त्रिभुज जैसा दिखता है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व विस्तृत है। यहाँ पर सब है। इसके उत्तर में सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव भी है उधर, महादेव का पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व विस्तृत मतलब पूर्व में है। भारत के भौगोलिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। इसके भारत के मानचित्र पर इन पहाड़ों की जगह के बारे में आपको जानना है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। दक्षिण में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी दिखता है, मतलब इसका जो भाग है उत्तर और पूर्व में भी दिखता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय का नाम सुने हो ना, मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर का कचार पठार के नाम से जाना जाता है। इधर जो है मेघालय की तरफ जो है कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर में आपको आ जाएगा कचार पहाड़ी के नाम से भी उसको जाना जाता है। देखो होता क्या है कि वही पहाड़
लेकिन जगह के अनुसार उसका नाम बदल दिया जाता है और बदल भी यह एक भ्रांस के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। नागपुर का नाम कौन सुना है? महाराष्ट्र में नागपुर आता है। नागपुर में भी आप जाओगे तो हर जगह पे पहाड़ मिलेगा, मतलब पठार वाला एरिया, छोटा पहाड़ मिलेगा। पश्चिम से पूरब की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं है, जिसका नाम है गारो, खासी तथा जयंतिया है। उसका नाम है गारो, खासी तथा जयंतिया। इन 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला का नाम पता चल गया। दक्षिण के पठार के पूरब एवं पश्चिमी सिरे पर करवंश पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। दक्षिण का जो पठार है उसके पूरब और पश्चिम भाग को सिरे पर, उसके ऊपर पे वहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पूरब तथा पश्चिमी घाट ऊपर से ढलाव जैसा बना हुआ है, उसी को दर्शाता है वो पहाड़। पश्चिम घाट, वहां पश्चिम घाट भी है, पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। अब देखो, पहाड़ एक तरफ ऊंचा होता है तो एक तरफ ढलाव होता ही होता है, नहीं होने का चांस ही नहीं है। हम नासिक में थे तो वहां से गए थे उनीगढ़ एक मंदिर है। करीबन हम लोग पहाड़ के करीबन 4 किलोमीटर नीचे पहले उतरे, फिर 4 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद करीबन हम लोग 12 किलोमीटर ऊपर चढ़े थे। कितना? 12 किलोमीटर ऊपर चढ़े। जितना टाइम चढ़ने में लगा उतना टाइम उतरने में नहीं लगा। चढ़ने में प्रेशर ज्यादा लगता है ना, और ऊपर से वो भी मतलब एक तरह से उसको पहाड़ भी बोला जा सकता है, क्योंकि उसका आकार जो था पहाड़ का करीबन आपको 3 किलोमीटर के लगभग में था। ऊपर 3 किलोमीटर ऊंचा, 3 किलोमीटर नहीं भी होगा ना तो 1 किलोमीटर ऊंचा तो जरूर होगा। मैं नाप कर नहीं आया हूं, लेकिन देखने में लग रहा था कि उतना हो सकता है, क्योंकि हम लोग 12 किलोमीटर चक्कर काट के ऊपर चढ़े थे। ये सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, और जो भी पठार चाहे पहाड़ियां हैं उसके दर्रों के, मतलब उसका जो निकासी होता है पहाड़ का, उसमें से कटा हुआ क्षेत्र होता है, उसके अनुसार ही हम उस पहाड़ को पार कर सकते हैं। जिधर से रास्ता होगा उसी तरफ से ना पहाड़ को हम पार कर सकते हैं। और पहाड़ पे तो हम सीधा चढ़ नहीं सकते, जिधर से जमीन है, जंगल है, उधर से हम चढ़ सकते हैं, आराम से चढ़ सकते हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात कीजिए। थार घाट, भोर घाट, पाल घाट ये महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक पुणे और थाने के बीच में ही आता है। नासिक, पुणे और थाने के बीच में ये आता है। पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, इसके बारे में आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सब पहाड़ी एरिया के ही बारे में बताया जा रहा है। पश्चिमी घाट, पश्चिम की तरफ जो जितना भी घाट है, पूर्वी घाट, अब पूरब की तरफ चल जाओ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम में ही उधर की तरफ आता है, तो उसकी अपेक्षा ऊंचे है। मतलब पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। जितना पूरब में घाट है, मतलब पहाड़ है, पहाड़ियां हैं, उससे ऊंचा पहाड़ी आपको पश्चिम में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि बैलेंस बनाना पड़ता है ना पृथ्वी को भी। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई, और हम जो पहाड़ पर चढ़ रहे थे वो भी करीबन 700-800 मीटर से कम तो नहीं था। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। कहां तक है? पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी घाटी तक है। ठीक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, मतलब एक समतल जगह नहीं है वो पहाड़ का एरिया। चाहे उसको आप देखोगे तो भी ऊंचे नीचे ऐसा ही है। ये अनियमित है एवं
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। और ये ऐसे ही हैं क्योंकि बंगाल में गिरने वाले नदियों ने उस पहाड़ को काट डाले हैं। पानी की वजह से तो बड़े बड़े सुरमा कट जाते हैं। ये पहाड़ और पहाड़ियाँ किस खेत की मूली है। ये पानी के प्रेशर से कट गए हैं, पिघल गए हैं। ये नियमित है एवं बंगाल की खाड़ियों में जो ढाल होते हैं उसकी वजह से कटा है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है और पश्चिमी जो घाट है उसमें पर्वतीय वर्षा होती है, मतलब वहां पर पानी बरसता है पर्वतों की वजह से। बादल को रोक देगा तो पानी बरसना ही है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर अर्ध हवा के टकरा कर ऊपर बहने के कारण होती है। देखो ये बादल की वजह से नहीं होती है। क्यों होती है? समझो कि एक पहाड़ है, पहाड़ बीच में है और पश्चिम से हवा बह रहा है, जो ऊपर से झरना गिर रहा है। झरना क्या होगा? प्रेशर से ऊपर चला जाएगा, हवा में मिल जाएगा। और वो जो पानी का कण होता है, हवा का प्रेशर अगर कम होता है तो वो क्या करेगा? गिर जाता है। हम लोग उन्नीगढ़ में जब थे तो वहां से जब झरना का पानी नीचे गिर रहा था तो नीचे बहुत ज्यादा गहराई था, नीचे की घाटी बहुत ज्यादा थी। करीबन आप समझ लो तो 600 मीटर नीचे था वो। तो वहां से जब हवा टकरा कर ऊपर आता था तो वो पानी जो निकल के नीचे जाता था वही पानी ठीक ऊपर से आकर गिरने लगता था हम लोग के ऊपर। तो कभी कभी हमको तो लगा कि बारिश आ गया, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि हवा के प्रेशर के वजह से ही ऐसा दिख रहा है। ठीक है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नियमों से जानना जाता है और पश्चिम घाट का जो एरिया है वह विभिन्न स्थानीय मतलब क्या? तीर्थ स्थलों के नाम से उसको बना दिया गया है, उसी के अनुसार जाना जाता है। जिस तरह उन्नीगढ़ का मैं बात बता दे रहा हूँ, पहाड़ तो है लेकिन उन्नीगढ़ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है और पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है पश्चिम वाली, ये उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। उस तरह ढाल इसको बनाया जाता है, मतलब बीच में हो गया और साइड में बैलेंस बनाने के लिए उसको कर दिया जाता है नेचर के द्वारा। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अन्नाई मुड्डी 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूरब में चले जाओ तो महेंद्रगिरी जो पर्वत है वो पर्वत है, महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियां हैं। किसकी? सेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियां किधर हैं? पूरब, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम में है ये। तो पर दक्षिण पश्चिम ये मत समझ लेना कि साउथ वाला, हिंदुस्तान के साउथ। पूरब घाट के मतलब पूर्वी घाट के दक्षिणी पश्चिमी एरिया में। पूरब में चले जाओ, असम में चले जाओ, असम में दक्षिणी और पश्चिमी जो घाट है वहीं पर ये सेवराय तथा जावेडी पहाड़ियां स्थित हैं। ये देखो भारतीय मरुस्थल, रेगिस्तान का इलाका, और रेगिस्तान में भी किला हुआ करता था। ऐसा बात नहीं है कि रेगिस्तान में किला नहीं था, रेगिस्तान में भी किला था, रेगिस्तान में भी नदी बहता था। आज जो रेगिस्तान है वो पहले प्रसिद्ध इलाका हुआ करता था, लेकिन वहां पर ताकत के वजह से लोग इतना अत्याचार कर दिए कि वो सब जलमग्न हो गया, सब सूखा पड़ गया। फिर देखते हैं अडगमंडलिया, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन ऊटी गया है? जो ऊटी गया है वे पहाड़ी का नाम है अडगमंडलिया। स्थिति उसको बोलते हैं। कोडाई कन्नाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। ऊटी में आप जाओगे तो आपको मतलब अलग अलग प्रकार के वहां पर दृश्य दिखेंगे। और ऊटी आपको तमिलनाडु में भी है, महाराष्ट्र में भी है, असम में भी चले जाओ तो ऊटी नाम का जगह मिल जाएगा। और कोडाई नाल ये पूरब में है।
ये सब अपने नगरों के वजह से जाने जाते हैं। इतना सुंदर सुंदर दृश्य है, चित्र है उधर का, कि देखने के बाद आपको मन नहीं करेगा कि वहां से हम वापिस आए। प्रदूपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाने वाली काली मृदा है। अब देखो, प्रदूपीय पठार क्या, जो पठार वाला एरिया है, विशेषता मतलब वहां की खास बात यह है कि वहां पाई जाने वाली काली मृदा मतलब काली मिट्टी। आप जिस भी पहाड़ी एरिया में चल जाओ वहां पर काली मिट्टी ही होता है। क्या होता है? काली मिट्टी, जिसे ढक्कन टैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है और जितने भी पठार हैं ये सब ज्वालामुखी की वजह से ही बने हैं। इस तरह बुक के माध्यम से जानो तो यही समझ में आता है कि सारे ज्वालामुखी की वजह से ही बने हैं। लाल पहाड़ी भी है, नीला पहाड़ी भी है, पहाड़ियों की कमी नहीं है। ये सब अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगहों पे हैं, इसलिए इसके शैल अग्नेय हैं, गर्म होते हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? अपर्दन हुआ है। अपर्दन मतलब क्या? बदलाव हुआ है। समय के साथ वो बदले हैं जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रदूपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। यहाँ पर देखो, अरावली की जो पहाड़ी है, क्या कहाँ की पहाड़ी? अरावली की जो पहाड़ी है वे प्रदूपीय पठार पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दीय एवं खंडित पहाड़ियां हैं। मतलब ये जो पहाड़ियां बहुत बदलाव हुआ है और बहुत भागों में बटा हुआ है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। ये गुजरात से दिल्ली तक है, जो दक्षिण से लेकर पश्चिम एवं उत्तर से पूर्व दिशा में फैली है। मतलब चरखुट्टा है, ये चारों तरफ से ये फैला हुआ है, दक्षिण से पश्चिम और पूर्व से उत्तर, चाहे उत्तर से पूर्व, वैसे दिशा में ये फैला हुआ है। अगले भाग में पढ़ते हैं, भाग नंबर 4 में, भारतीय मरुस्थल। तब तक आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डाउट नहीं भी हो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और नहीं मन करता है तो नहीं करो, कोई बात नहीं है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।